शान। नमस्कार, किसान पृष्ठ मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज हम पहुंचे हैं कान्हा की नगरी मथुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा। जी हां, इस वक्त हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशेषज्ञों का परिचय करा देते हैं। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं बर्बरी प्रक्षेत्र का प्रधान इन्वेषक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा। ज्ञानेंद्र कुमार गौड़, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। डॉक्टर मनीष कुमार चेटली, निदेशक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, लखनऊ। और विशेषज्ञों के परिचय के बाद हालांकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जोरदार तालियां विशेषज्ञों के लिए जल्दी से बजा दीजिए। और तमाम किसान भी यहां हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं और बकरी अनुसंधान संस्थान में इस वक्त हम हैं और आज हम सवाल पूछेंगे बकरी से जुड़े हुए, उनके प्रजनन से जुड़े हुए, उनके पालने को लेकर तमाम सवाल हम पूछेंगे। और जिस तरह से किसान प्रश्न मंच हर जगह सवाल पूछता है और जवाब देते हैं हमारे किसान भाई, तो इसलिए शुरुआत करेंगे सवाल की और बहुत गौर से आप लोगों को सवाल सुनना है और उसका जवाब देने वालों को यहां एक्सपर्ट्स तय करेंगे और उसके बाद किसान कब से यहां नवाजा जाएगा। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बदलते मौसम में बकरी प्रबंधन में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये सवाल है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो देखिए कि आपको बता दें, बदलते मौसम में बकरी प्रबंधन में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए जिन जिनको पता है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं। और हाथ उठने लगे हैं, हाथ सबसे पहले पीछे से उठा है, तो इसलिए हम पीछे ही जाएंगे और उनसे ही जानेंगे कि उनका उत्तर आखिर है क्या, वो कितना जानते हैं, क्या वो किसान हैं, क्या वो सही जवाब जानते हैं। लेकिन ये विशेषज्ञ तय करेंगे। और उन्होंने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने हाथ उठाया था, नाम बताइए और उत्तर। सर, मेरा नाम सत्येंद्र है, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। और बकरी के रख रखाव के लिए उसका बाड़ा अच्छा रखना चाहिए और उसको सर्दी ना लगे और उसका टीकाकरण समय समय पर होना चाहिए। बैठ जाइए। सत्यनारायण का कहना है कि उनको पूरी व्यवस्था देनी चाहिए, उन्हें सर्दी ना लगे, उनका चारा अच्छा सा होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना उन्होंने बताया है। हालांकि और भी किसान भाई हैं जो जवाब देना चाहते हैं, उनके पास भी हम आएंगे और उनसे भी जानेंगे कि कौन किस तरह से वो उत्तर देते हैं, क्या उनको जानकारी है। मैं श्री चंद्रवेदी। आप सभी जानते हैं जैसे मनुष्यों को भी ठंडक लगती है और गर्मी लगती है, वैसे ही बकरी भी एक जानवर है और ये भी जीवित प्राणी है जी। हर जीवित प्राणी को मौसम का प्रकोप झेलना पड़ता है। ठंडक में ठंड लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी। हमको इनकी, ये तो हमारे वैज्ञानिक लोग तय करते हैं और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि अलग अलग वैरायटी की ब्रीड की बकरियां अलग अलग क्षेत्रों में रह सकती हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों की दूसरे तरह की हैं। हम लोग जो इस समय मथुरा में जहाँ पे हैं, यहाँ पे बर्बरी, जमुनापारी, ये बकरियां जो है मौसम को अच्छी तरह झेल लेती हैं। उसी तरह ठंडक में प्रजनन के समय बच्चों को बचाना भी हमारी आवश्यकता है। और बच्चों को हम ठंड से कैसे बचावें, जैसे हम मनुष्य के बच्चों को बचाते हैं वैसे बकरी के बच्चों को बचाना चाहिए। तो देखिए, श्री चंद द्विवेदी जी ने जवाब दिया है, वो भी किसान हैं, यूपी से हैं, और वो कह रहे हैं जैसे मनुष्य का ख्याल रखना जरूरी होता है, वैसे जानवरों और बकरियों का ख्याल रखना भी जरूरी है। आपने भी हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं राशिद, स्टार साइंटिफिक गोट फार्मिंग, मथुरा वृंदावन से हूँ जी। बकरियों में जो प्री मानसून होता है, उससे उसी वक्त बकरियों का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बकरियां तीनों मौसम, जो एडल्ट बकरियां होती हैं, तीनों प्रकार के मौसम उन्होंने देखे हुए होते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मौसम का प्रभाव होता है।
उसी को हमको बचाने की आवश्यकता होती है। यदि हम उनको बचा लेते हैं तो हम अपने फार्म को और गति अच्छा सफल बना सकते हैं। ये तभी बना सकते हैं कि जब हम उनका सही देख रेख कर सकें। जैसे कि बरसात के मौसम में हमको बकरी के बच्चों को क्या है कि हमें बरसात से पहले पहले बच्चों का जो जन्म है जी। वो गर्मियों में हो जाने चाहिए उनका जन्म, और बरसात तक वो करीब करीब 2 से 3 महीने तक हो जाते हैं। तो वो उस मौसम को झेलने के लिए यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर आ जाती है, उस वातावरण को झेलने की क्षमता उसमें आ जाती है। दूसरा ये है कि जाड़ों के दिनों में भी अक्टूबर में यदि हम बच्चे ले लेते हैं तो इसमें जाड़े को झेलने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है। और बाड़े का हमें ध्यान ये रखना होता है कि जाड़े के दिनों में ठंडा फर्श बहुत अधिक होता है। इससे क्या है कि हम उनके नीचे पुआल, जैसे कि उनका गर्माव देने के लिए हमें ध्यान रखना होता है नीचे गर्म घास, सूखी मुलायम घास, ये जो कि गद्देनुमा होती है, और वो उसके ऊपर रहकर बहुत अच्छे से अपने आप में बहुत अच्छा फील करते हैं और वो अच्छे से फलते फूलते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बरसात में भी हमको खास ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, उनको पानी से बचाने की आवश्यकता होती है। तो उनका बाड़ा स्वच्छ होना चाहिए और समय समय पर उसका जो मॉइस्चर, जो नमी आती है फर्श के अंदर, उसको चूने का छिड़काव जो कि बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है और नमी मुक्त हो जाता है। कुल मिलाकर मौसम को लेकर ख्याल रखना चाहिए और इससे अच्छा फार्म आप जो है बकरी पाल सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। देखिए, जिस तरह से तमाम किसानों ने इसका जवाब दिया, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मौसम का खास ख्याल रखना चाहिए, कुछ का मानना है कि उसके रखरखाव, उसके चारे का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब ये विशेषज्ञ हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किसको कब किसान कब से नवाजना है, इनमें से किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, ये भी आपको तय करना है। तो मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूं। जो राशिद मोहम्मद ने काफ़ी हद तक इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, और साथ ही साथ मैं और एक दो बातें ऐड करना चाहता हूं कि मौसम का प्रभाव निश्चित तौर पर जो नवजात बच्चे होते हैं या कम उम्र के होते हैं उन पर अधिक पड़ता है। तो इसलिए वो अपनी बकरियों को एक ब्रीडिंग कैलेंडर के तहत इस हिसाब से प्रजनन करें कि वो बकरियां जो है वो फरवरी मार्च में और अक्टूबर नवंबर में पैदा हो जाएं। प्रथम ये बात है। दूसरा यह है कि जो प्रेग्नेंट गोट हैं उनके आहार पर भी विशेष ध्यान दें, जिससे कि बच्चे अधिक वजन के पैदा हों और उन बकरियों में पर्याप्त मात्रा में दूध मिले, जिससे कि जो नवजात बच्चे हैं वो दूध जो है चूँकि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो इसलिए जो है वो प्रतिकूल मौसम से लड़ाई भी कर सकें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो कुछ जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीनेशंस हैं, जो कुछ विशेष मौसम में बीमारियां अधिक होती हैं तो उनका वो टीकाकरण भी करवाएं। तो जो किसानों ने जो उत्तर दिए हैं उनमें काफ़ी हद तक राशिद का उत्तर सही है। बिल्कुल, तो राशिद जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आ जाइए राशिद जी, आपको किसान कब से यहाँ नवाजा जाना है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और तालियों में कंजूसी मत कीजिए, एक बार जोरदार फिर से तालियां बजा दीजिए। तो बैठिए राशिद जी, बहुत शुक्रिया आपका, सही जवाब आपने दिया। इसी तरह से बाकी किसानों को जो यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि बिल्कुल वो बिना किसी संकोच के अपना उत्तर दे सकते हैं और किसान कब के हकदार यहाँ बन सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों को यह तय करना है कि किसको कब से नवाजना है, किसका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आप लोगों के लिए आपके सामने रखते हैं। जवाब आप लोगों को देना है, बिना संकोच के हाथ उठाइएगा और जवाब दीजिएगा। तो देखिए, एक और सवाल यहाँ है आपसे कि बकरी का जो ब्यात है वो कब लेना चाहिए बदलते मौसम में। ये सवाल उठता है कि बदलते मौसम में बकरी का ब्यात कब लेवें और इसके लिए बकरियों को किस महीने में ग्याबिन कराएं। तो देखिए, ये जवाब आपको देना है इसका, और ये सवाल आप लोगों के लिए है। तो जल्दी से हाथ उठाने शुरू कर दीजिए। देखिए, उधर से हाथ उठने लगे, इस बार हम उधर से शुरुआत करेंगे और उधर से जानेंगे कि क्या है उनके पास उत्तर। तो जल्दी से खड़े हो जाइए, आप ही खड़े हो जाइए, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक पाटीदार है और मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और गोट वाला फार्म के नाम से मैं बकरी पालन करता हूँ। बकरियों के अच्छे बच्चे लेने के लिए उसकी परिपक्व उम्र में ही हमें उसे गाभिन कराना चाहिए और हम ये प्रयास करें कि बरसात में बच्चे नहीं हों,
बकरियों का प्रजनन काल 150 दिन का होता है लगभग, प्लस माइनस 5 डेज अगर हम देखें तो हमें ऐसे मौसम में उन्हें गाभिन कराना चाहिए कि बरसात के बाद कराएं और उसके बच्चे हमें गर्मियों में मिले, या जनवरी फरवरी में कराएं ताकि हमें बरसात आने के पहले उसके बच्चे मिल जाएं और बरसात के समय में वो 2 से 3 माह के हो जाएं। तो ऐसे समय में जब हम बकरी के बच्चे लेंगे तो उनकी मृत्यु दर काफ़ी कम होगी और बकरियां कम से कम 1 वर्ष की हों उसके बाद ही उसे गाभिन कराएं तो हमें उसकी पहली ब्यात में दूध भी अच्छा मिलेगा और बच्चे भी स्वस्थ मिलेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए इन्होंने जवाब दिया है, और भी लोगों ने हाथ उठाए थे, खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, महू जिला इंदौर मध्य प्रदेश से, मालवा गोट फार्म के नाम से मेरा फार्म चलता है। बकरियों में जो गाभिन कराने की उम्र है वो वेरी करती है बकरी से बकरी तक। छोटे उम्र की जो बकरियां होती हैं उनमें गाभिन कराने की उम्र कम होती है, बड़े की बढ़ जाती है। तो 10 महीने से 12 महीने तक छोटी बकरी की उम्र होती है जो गाभिन कराने की, और 16 से 18 महीने इस रेंज की बड़ी उम्र की बकरियों को 16 से 18 महीने में गाभिन कराएं तो हमारे बच्चे अच्छे आते हैं। दूसरा, समय कब किया जाए कि वो बच्चे हमारे लिए फ्रूटफुल हों, तो गाभिन कराने का जो CIRG ने एक मानक तय कर रखा है कि फरवरी से मार्च से लेके मई के बीच में कराएं कि ये बच्चे 5 महीने के जेस्टेशन पीरियड के बाद सितंबर से लेके अक्टूबर तक के बीच में आ जाएं कि सर्दी आने से पहले वो बच्चे इस लायक हो जाएं कि वो सर्दी की मार को झेल सकें। और फिर सितंबर से अक्टूबर में भी बच्चे आ जाएंगे जो बकरियां और जो सितंबर अक्टूबर में जो बकरियां गाभिन होंगी वो फरवरी मार्च में बच्चे आएंगे कि वो गर्मी से पहले थोड़ा ठीक हो जाएं, बारिश से पहले। ठीक है, बदलते मौसम का ही सवाल था, कोशिश आपने की है। बैठ जाइए। और भी किसान भाई हैं जो इधर से हाथ उठा रहे थे, उनके पास भी आएंगे और उनसे भी जानेंगे। खड़े हो जाइए जिन्होंने हाथ उठाया था। मैं जल्दी से आपसे भी आंसर लेना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम खान है। बुंदेलखंड नेचुरल्स, बुंदेलखंड बांदा, उत्तर प्रदेश में मेरा फार्म है। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है, बिल्कुल बकरियों की जो सही उम्र है गाभिन कराने की, वो छोटे हाइट की बकरियों में या मीडियम बकरियों में लगभग 10 से 12 महीने होती है, या उनका वजन लगभग 18 से 20 किलो के आसपास होना चाहिए। और जो बड़ी बकरियां होती हैं उनका जो गर्भकाल है गर्भ धारण कराने का, वो लगभग 12 से 14 महीने का होता है। और सही समय जो है हमने अपने अनुभव से सीखा है और हमें प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे गुरुजनों ने बताया है कि हमें 1 वर्ष में लगभग 2 बार हमें गाभिन कराना चाहिए अपने बकरियों को। पहला जो समय है वो लगभग 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय होता है। अगर इस दौरान हम बकरियों को गाभिन कराते हैं तो बकरी हमें वर्षा के पहले ठंड के पहले बच्चे हमें मिल जाते हैं, जो ठंड आने के पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, जिनमें इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, प्रतिरक्षण प्रणाली उनकी मजबूत हो जाती है विपरीत मौसम को सहने के लिए। दूसरा जो समय है वो आता है 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के मध्य। तो इन 2 समयों में यदि हम गर्भित कराते हैं बकरियों को तो हमें स्वस्थ बच्चे प्राप्त होते हैं और विपरीत परिस्थितियां आने के पहले, विपरीत मौसम आने के पहले वो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने भी जवाब देने की कोशिश की है, और भी कोई किसान जवाब देना चाहता हो तो हम उनसे भी जवाब जानना चाहेंगे। अगर आपने हाथ उठाया था तो खड़े हो जाइए। आपने भी जवाब देने की कोशिश की थी तो इसलिए जवाब आपका जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हम SR कमर्शियल गॉड फार्म, हम 7 साल से बकरी पालन का जो काम बीटल के ऊपर हम कर रहे हैं। तो जैसे कि सवाल जो जवाब सभी ने दिए तो लगभग सेम ही है। तो वो जैसे कि जो बच्चे आए अपने पास जो फरवरी मार्च में जो ब्रीडिंग जो बच्चे बकरी ब्याए, और उसके बाद जो सर्दी का मौसम है अक्टूबर नवंबर से पहले के मौसम में मंथ में अपनी जो बच्चे बकरी अपने को बच्चे दे। और उसमें क्या है कि जैसे एज भी एक निर्धारित होती है कि कुछ लोग छोटी बकरियों को गाभिन करा देते हैं, जिसके दौरान की अबॉर्शन की समस्या लोगों फार्मर को आती है और जानवर उसका पूरे का पूरा ख़राब हो जाता है। तो कभी भी फार्मर जल्दबाजी नहीं इसमें करनी चाहिए हमें। और इसकी जो मैक्सिमम एज है जो जैसे कि हम बीटल में मानते हैं 1 साल से ऊपर 30-35 kg वजन की जो बकरी का हो जाए तब हम उसको क्रॉस करा के तो हमें ट्विंस जो बच्चे की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और जो बकरी भी अपने जो उसकी बॉडी है प्रॉपर तरीके से वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए इन्होंने भी कोशिश की है, ये भी किसान हैं और ये भी बकरी पालन कर रहे हैं और इन्होंने भी अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन किसकी जानकारी बिल्कुल सही है और सटीक है ये विशेषज्ञ हमें बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इसका सही उत्तर और सटीक उत्तर क्या है। बकरियों में जो ऋतुकाल है वो गर्मी के मौसम में लगभग 3 माह रहता है, अप्रैल मई जून, और दूसरा शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो ये प्रकृति की तरफ से प्राकृतिक ब्रीडिंग के मंथ्स हैं। तो अगर हमें
15 अप्रैल से लेके और 30 जून तक अगर हम बकरियों को गाभिन कराते हैं तो जो बच्चे हैं वो लगभग 20 सितंबर से लेके और नवंबर तक रहेंगे। तो अधिक ठंड पड़ने तक वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, जिससे वो काफ़ी हद तक प्रतिकूल मौसम का सामना कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक गाभिन कराते हैं तो बच्चों का ब्यात फरवरी मार्च और लगभग 10-12 अप्रैल तक संपन्न हो जाता है, तो वो ज़्यादा गर्मी या बरसात आने में भी बच जाते हैं। साथ ही साथ जो छोटे आकार की नस्लें हैं जैसे कि ब्लैक बंगाल, उनमें बकरियों को जब वो कम से कम जो है वो 6 माह की हो जाएं और उनका वजन 7 किलो या उससे अधिक हो तब हमें गाभिन कराना चाहिए। जो मध्यम आकार की जो नस्लें हैं जैसे कि बर्बरी, ओस्मानाबादी, संगमनेरी, सुरती, जब ये 10-11 माह की हो जाए और इनका वजन 18 किलो या उससे अधिक हो जाए तब गाभिन कराना चाहिए। और जो बड़े आकार की जैसे बीटल, जमुनापारी, झकराना, सिरोही, जब ये 12 माह की हो जाए और इनका मिनिमम बॉडी वेट 20 किलो से अधिक हो जाए, तो ये 2 मुख्य पैरामीटर हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से कई सारे किसानों ने इस उत्तर को काफ़ी हद तक छुआ है, लेकिन जो हमारे जो मालवा के किसान हैं वो उनका उत्तर काफ़ी हद तक ठीक है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इन किसान भाई के लिए, मालवा से आए हैं और देखिए इन्होंने सही जवाब दिया और किसान कप का हकदार इनको बनाया जा रहा है। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए, तालियों में कंजूसी मत कीजिए, बार बार हम निवेदन कर रहे हैं। लगातार सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपकी तरफ एक और सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि किसान प्रश्न मंच पर लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं हमारे किसान भाई बहन। और इस वक्त इस मंच पर तमाम किसान भाई बहन मौजूद हैं और साथ में विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जो तय कर रहे हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही है और उनको किसान कप से यहां नवाजा जा रहा है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते एक और सवाल आप लोगों से पूछेंगे और यह सवाल भी बकरियों से जुड़ा हुआ है, उनके प्रजातियों से जुड़ा हुआ है, उनके प्रजनन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है क्योंकि जवाब आप लोगों को देना है। तो सुनिए, मांस उत्पादन के लिए उत्तर भारत में बकरियों को कौन सी नस्लें उपयुक्त हैं? तो बकरियों की कौन सी नस्लें उपयुक्त हैं मांस उत्पादन के लिए, ये आपको बताना है उत्तर भारत में। और अगर आप बताएंगे तो आप जानते हैं कि आपको नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो जल्दी से हाथ उठाइए, आपकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए हाथ उठने लगे हैं और हाथ यहीं से हम शुरू करेंगे। इस बार मांस उत्पादन के लिए बर्बरी का जो मीट क्वालिटी है और उसका जो मीट है वो अच्छा है। और बड़ी ब्रीड में जैसे कि जमुनापारी हैं, सिरोही हैं, इसके बारे में उत्पादन के बारे में करें आप तो चर्चा ये भी अच्छी एक मीट की अच्छी ब्रीडें हैं। ठीक है, और नहीं बैठ जाइए, आप भी किसान हैं और देखिए बैठिए आप। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी समझते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है। हालांकि नईम जो किसान हैं जो पशुपालन करते हैं, जो बकरियों को पालते हैं, उनका कहना है कि बर्बरी का जो मांस उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और सबसे अच्छा होता है, उनका कहना है। लेकिन बाकी लोगों का क्या कहना है वो भी हाथ उठा सकते हैं। जल्दी से हाथ उठाइए, देखिए यहाँ से हाथ उठने शुरू हो गए, खड़े हो जाइए। मेरा मानिक चंदा सा पता है जी जी जी। तोतापारी मांस उत्पादन के लिए और सिरोही और जसराना। तो देखिए मानिक चंद ने भी बताया है कि किस तरह से कौन सी नस्लें हैं जो बकरी के उत्पादन मांस उत्पादन के लिए बेहतर हैं, बेहतरीन हैं। देखिए आगे से एक बार फिर से हाथ उठा है तो आगे भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे कि उनका उत्तर क्या है। नमस्कार सर जी, मैं सुरेंद्र सिंह तोमर, आंगन बकरी ब्रीडिंग फार्म आगरा से हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी सर, आपके क्वेश्चन में जैसे था कि उत्तर प्रदेश में मांस के लिए कौन सा है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमुनापारी और जकराना और अपनी बर्बरी मांस के लिए बहुत ही उचित रहेगी। सुरेंद्र सिंह तोमर भी किसान हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है और उन्होंने कितना सही जवाब दिया है ये तो हालांकि विशेषज्ञों को तय करना है। और विशेषज्ञ ये भी बताएंगे कि कौन सी बकरियों की नस्लें हैं जो उत्तर भारत में मांस के उत्पादन के लिए सबसे बेहतर हैं, सबसे सही हैं, और किसको किसान कब से नवाजना है ये भी वो तय करेंगे। तो सबसे पहले ही मुझे लगता है जवाब दिया गया था मोहम्मद नईम द्वारा, वो अपने आप में संपूर्ण है। इसके बाद भी जो हमारे किसान भाइयों ने वार्ता की है इसमें कोई दो राय नहीं है, लगभग उत्तर उनसे मिलते जुलते थे। लेकिन क्योंकि पहली बार ही उत्तर हमारे पास में सही आ गया तो मेरे हिसाब से जो कप के हकदार हैं वो नईम जी ही बनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि नईम जी को ये कप दे दिया जाए। जोरदार तालियां नईम जी के लिए बचा दीजिए। विशेषज्ञों ने तय कर दिया कि नईम
जी का जवाब बिल्कुल सही था, उन्होंने सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां एक बार पीछे से भी बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया नईम सही जवाब देने के लिए। तो देखिए तमाम जो किसान हैं वो यहाँ सही जवाब दे रहे हैं और किसान कब के हकदार बन रहे हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि उन्होंने ये तो तय कर दिया कि किसका जवाब सही था, सटीक था इन सारे किसानों में, लेकिन वो ये भी बताएं कि कौन सी नस्लें हैं जो हमारे किसानों तक, हमारे भाइयों तक, हमारी बहनों तक सही जानकारी पहुंच सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मैं अपने किसान भाइयों के समक्ष ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति ने जातियों का विकास एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स यानी कि जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं उनके हिसाब से किया है। राजस्थान के लिए अलग ब्रीड्स हैं, उत्तर प्रदेश के लिए अलग ब्रीड्स हैं, मध्य प्रदेश के लिए अलग ब्रीड्स हैं। तो अगर हम अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से ही अपनी बकरियों को पालते हैं तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालांकि जब हम संकर प्रजनन की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जातियों को संकरण में इस्तेमाल किया गया है और उससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन वो एक दूसरा इशू है। उसको भी संपन्न बनाने के लिए कई सदियां चाहिए। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिस रीजन में रहते हैं वहाँ की ही जातियों को पालें तो निश्चित तौर से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी जैसे नॉर्दर्न इंडिया की बात कही गई थी तो जो 4-5 जातियाँ हैं जिसके अंदर जमुनापारी है, बर्बरी है, सिरोही है और ये झकराना की बात आई, इवन पंजाब के अंदर बीटल है। तो ये सारी ऐसी जातियां हैं कि जो मांस और दूध उत्पादन दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती हैं। तो कई बार डुअल पर्पस के लिए हम रखते हैं और कई बार केवल मांस उत्पादन के लिए रखते हैं। तो इसलिए अच्छे और उन्नत पशुओं को ही रखें और जाति के अनुरूप पशुओं को रखें तो हमारे किसान भाइयों को निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। तो देखिए विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप बकरियों का पालन कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं और कैसे आमदनी को अपनी बढ़ा सकते हैं। ये विशेषज्ञों ने आपको बताया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। देखिए मेरे साथ रंग दे 25 मार्च दूरदर्शन किसान पर। के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को लगातार जो जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से आपसे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का उत्तर देने पर आप जानते हैं यह किसान कप से आपको सम्मानित किया जाएगा जो विशेषज्ञ तय करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और सवाल आपसे पूछते हैं, बकरियों की प्रमुख कौन सी बीमारियां हैं और उनसे बचाव के लिए कितने महत्वपूर्ण टीके लगाए जाते हैं, ये आपको जवाब देना है। तो जल्दी से देखिए इस बार हाथ उठने लगे हैं, बहुत तेजी के साथ हाथ उठे हैं, तो इसलिए पीछे से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि आगे से लगातार जवाब मिल रहे हैं और इसलिए हम पीछे आएंगे और आपसे पूछेंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जितेंद्र पाल है, मैं बस्ती से हूँ सर। जी जी। बकरियों के लिए सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बीमारियाँ सर PPR है सर। PPR में सर उसका कोई उपचार नहीं है क्योंकि वो लीवर से ज़्यादा दिक्कत होता है सर, और उसको इलाज करने के लिए सर हमारे जो सर लोग हैं उन्हीं की सहायता से सर। ठीक है, बैठिए। जितेंद्र जवाब दे रहे हैं कि PPR है जो बीमारी है, लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने पीछे से हाथ उठाया था, वो जल्दी से खड़े हो जाएं और बताएं बिना किसी संकोच के। देखिए इस बार महिलाओं ने भी हाथ उठाए हैं, महिला किसान भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी जानते हैं। खड़े हो जाइए। मेरा नाम रेखा चौधरी, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ जी। और बकरियों की प्रमुख बीमारियों की बात करें तो PPR है, FMD है, ET है और सबसे ज़्यादा इसमें डीवर्मिंग की ज़रूरत है लोगों को। जैसे कि जो गार्बिन होती है उनमें फर्मेंडाजोल है और नॉर्मल एल्मेंडाजोल वगैरह देते हैं हम 3 मंथ के बाद देते हैं।
तो देखिए रेखा बहन ने भी बताया कि किस तरह से कौन सी बीमारियां हैं, कौन से टीके हैं, और भी लोग हैं जो हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और लगातार सवाल हम पूछ रहे हैं, तो जवाब देने के लिए आपने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। बकरियों मतलब ये वो तुम्हारी खुरपका और गलगोटा बीमारी होती है, वैक्सीन जी, और फुलाने के तेल की जो खुरपका बीमारी होती है उसमें भी लगाया जाता है। यही है सर। तो देखिए माणिक चंद्र बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाई जाती है, तेल भी लगाया जाता है जब बीमारी होती है। और आगे से भी हाथ उठाया है तो इसलिए आगे से भी जवाब ले लेते हैं और जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। सर कमर्शियल गॉड फार्म कर रहे हैं, फार्मिंग। बकरियों में प्रमुख जो बीमारियां हैं वो 4 तरीके की बीमारियां जो भयंकर है, जो जानलेवा बकरियों के लिए है। वैसे नॉर्मल बकरियों में बुखार आना, दस्त लगना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जिनके क्या है बकरी का हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज करना एक मुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन बनाई जाती है, जो क्या है कि बीमारी आने से पहले जानवर को लगाई जाती है। तो बकरियों में जो भयंकर बीमारी जो जानलेवा, जिनके फार्मरों का बहुत सारा जो नुकसान हो जाता है, तो सबसे पहली बीमारी है PPR। ये एक वायरल डिजीज़ है जो जानवर जब स्ट्रेस में आता है आपका, तो इसमें काफ़ी लोगों के फार्म खाली हो जाते हैं, क्योंकि ये एक जानवर को दूसरे जानवर से बहुत जल्दी ये बीमारी फैलती है। और दूसरा है इसका जो ET है, जिसको एंटेरोटॉक्सीमिया हम बोलते हैं। ये भी बकरी जिनमें आंतों का जहर पैदा होना, एकदम से जानवर का खान पीन हमने चेंज कर दिया, तो भी बहुत सारे जो फार्मर की बकरियां वो इस बीमारी के साथ मर जाती हैं। तो इसके लिए वैक्सीन लगाई जाती है, PPR ET की वैक्सीन होती है। ठीक है। तो PPR की जो वैक्सीन है वो भी बकरियों को वैक्सीन लगाई जाती है, जो क्या 3 साल बाद लगती है, एक बार लगती है। जब 3 महीने का जब माँ का बच्चा हो गया आपका 3 महीने का, तो आप बच्चों को सभी वैक्सीन लगानी होती है। उसके बाद तीसरी आती है FMD, जिसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़, खुरपका मुंह पका रोग, जो गांव भैंसों में भी अपने गांव में हम पालते हैं, तो वहाँ पे उनमें भी बीमारी आती है। तो उसका भी हम टीकाकरण की वैक्सीन बनाई गई है कि जो उसकी हमने हर 6 महीने बाद वैक्सीन लगानी होती है। ठीक है। उसके बाद चौथी बीमारी है गॉट पॉक्स है, जिसके साथ क्या है कि बकरियों का एबॉर्शन वगैरह भी हो जाता है और पूरे शरीर पे उन पे दाने वगैरह सारे वो हो जाते हैं। तो उनके लिए भी एक वैक्सीन बनाई गई है, जो कि हमें 1 साल के बाद लगानी होती है। उन वैक्सीन को लगाने से बचा सकते हैं अपनी बकरियों को। आप क्या नाम बताया आपने? संदीप सिंह। तो संदीप ने भी कोशिश की है देखिए सही जवाब देने की, लेकिन सही जवाब किसका है, सटीक जवाब किसका है और क्या इसका सही उत्तर है, जो हमारे किसान भाइयों तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे विशेषज्ञ, मैं उनसे कहूंगा कि वो बताएं। बकरियों में कुछ ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जिनका कोई उपचार नहीं होता है, उनको बचाव का तरीका होता है टीकाकरण करना। ऐसे 4 प्रमुख रोग हैं जिनका टीकाकरण बकरियों में किया जाता है। पहला रोग है PPR, जिसे हम हिंदी में गोट प्लेग कहते हैं। दूसरी बीमारी है बकरी चेचक, जिसको हम अंग्रेजी में गोट पॉक्स कहते हैं। तीसरी बीमारी है एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसको हिंदी में आंत्र विषाक्तता कहते हैं। और चौथी बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज़, खुरपका मुंह पका रोग। ये 4 बीमारी का टीकाकरण बकरियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग भी हैं जिनको हम उपचार से भी ठीक कर सकते हैं, जैसे अंतः परजीवी जो पेट में और यकृत में परजीवी होते हैं, उनका हम समय से इलाज करते हैं। और बाह्य परजीवी जिसमें जुएं किलनी आते हैं, उनको समय पर और मौसम के हिसाब से उपचार करते हैं। तो अभी जो हमारे किसान हैं उन्होंने बताया था कि 4 जो रोग हैं, इनका नाम संदीप है। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इनको पुरस्कृत किया जाएगा। संदीप के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। संदीप की कोशिश कामयाब हुई है और उन्हें किसान कप से नवाजा जा रहा है, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया संदीप, सही जवाब दिया आपने। और देखिए किसान कप के हकदार आप बने हैं, तो ऐसे ही और लोग भी जो इस मंच पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर आए हैं, वो जवाब दे सकते हैं। किसान कप के हकदार यहाँ वो बन सकते हैं, तो इसलिए अपनी जानकारी वो लोगों तक साझा करने का बेहतर मंच इस वक्त उनको मिला है, तो इसलिए वो जवाब दें और किसान कप के हकदार बने। तो देखिए अगर आपको जानकारी नहीं है तो जो जानकारी आपको है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। अगर आप बताएंगे तो करेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए बिना किसी घबराए, बिना किसी संकोच के हाथ उठाएं और जवाब दें। और इसीलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे सवाल करेंगे। एक और सवाल किसान प्रश्न मंच पर आपसे पूछेंगे, जवाब आपको देना है। तो देखिए सवालों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछेंगे कि प्रजनन नर का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो देखिए आपको जवाब देना है, प्रजनन नर का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना है, या आप लोग रखते होंगे, आपको जानकारी होगी, तो आप बताइए। ये सवाल है, हाथ उठा सकते हैं आप, जवाब दे सकते हैं, तो जल्दी से हाथ उठाइए, जवाब दीजिए। तो
तो देखिए आगे से हाथ उठने शुरू हो चुके हैं। हालांकि पहले वो किसान कप के हकदार बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उनसे सवाल का जवाब लेंगे। जल्दी से नाम बताइए और जवाब। जी, मेरा नाम राशिद है। बकरी का नर का जो चुनाव किया जाता है प्रजनन के लिए, सबसे पहले जब बच्चा होता है वो जिसको कि हमें नर बनाना है, सबसे पहले उसका बर्थ वेट चेक किया जाता है। उसके बाद उसकी माँ, उसका बैकग्राउंड, उसके बाप का बैकग्राउंड, वो किस परिवार से आया है, उसका हमें चुनाव करना देखा जाता है। यदि उसके परिवार, माँ और बाप अच्छे परिवार से आए हैं तो हम ऐसे ब्रीडर का चुनाव करते हैं। इसके बाद जब वो बच्चा पैदा होता है उसके 1 महीने के बाद में हम उसका वेट करते हैं। 1 महीने के हिसाब से वो अच्छा वेट गेन कर रहा है, फिर 2 महीने पर, 3 महीने पर। इसके बाद जो है वो उसका, क्योंकि उसको पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, तो जो कि हम उसके माँ के दूध के साथ साथ हम उसको पोषक तत्व बाहर से जो 1 महीने के बाद से उसको आवश्यकता होती है दाने की और चारे की, तो धीरे धीरे जैसे ही वो जितना वो खाता है और अच्छे वातावरण में यदि हम उसको रखते हैं तो वो निश्चित ही अगले 6 महीने में देखेंगे तो आप उसका वज़न औरों के मुकाबले जो है बहुत अच्छा होता है और वो प्रजनन के लिए बहुत अच्छा तैयार होता है। अगले 1 साल में उसका वज़न करीब करीब 30 से 35 किलो हो जाता है। और उसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त में उसके अंदर प्रजनन क्षमता कितनी है। 1 महीने के बच्चे में, क्योंकि वो ग्रुप में रहते हैं, वो 1 महीने का बच्चा भी इतना एक्टिव हो जाता है कि वो अपने साथी बच्चों को उनके लिए एग्रेसिव होता है। तो ये हमें सारी मानकों को ध्यान रखना चाहिए और इससे आप लाभ पा सकते हैं। इससे अपने पशुपालन में बेहतर पशुपालन कर सकते हैं। तो देखिए पीछे से भी लोग हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जवाब भी लेंगे और इसीलिए पीछे हम चलते हैं और पीछे लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग जवाब दें और इस बार उन्होंने कोशिश की है। जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने हाथ उठाया था। मेरा नाम राजेश कुमार है, हिमाचल प्रदेश पालमपुर से हूँ। और सर जो आपने क्वेश्चन किया है वो उसका ये है कि जो बच्चा का जो माँ बाप उसकी जो वो हिस्ट्री देखी जाती है उसमें ब्रोशीला ना हो, बच्चे के जो माँ बाप हैं उनमें जो वो ब्रोशीला ना हो, और उसकी जो बॉडी वेट है माँ और बाप का वो भी देखा जाता है। उसमें लेंथ, हाइट और गर्थ ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और उसके अलावा उनके जो कान हैं और उनके जो बॉडी की लेंथ है, ये सारी चीज़ें देख के जो है वो उसको जो चयन किया जाता है ताकि वो बच्चा जो है वो उसकी 2-3 पीढ़ियाँ जो है वो कैसी है, उसी हिसाब से बच्चे का जो है वो प्रजनन के लिए और नर रखने के लिए जो चुनाव किया जाता है। तो देखिए राजेश किसान जो बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, किस तरह से उसे नर रखने के लिए तैयार करना चाहिए या फिर उसको पूरी तरह से उसकी हिस्ट्री चेक करते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद ही ये किया जा सकता है। लगातार इस किसान प्रश्न मंच पर हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आगे से भी किसी ने हाथ उठाया था, उनका भी जवाब लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कितनी जानकारी उनको है, क्या वाकई वो उत्तर सही दे पाएंगे या नहीं, उन तक भी पहुँचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण यादव, मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से हूँ। मैं जखराना प्रजाति पर बकरी पालन कर रहा हूँ जी। और बकरी पालन में सबसे ज़्यादा नर बकरे की बहुत अहमियत होती है। इसको देखते हुए बकरे की माँ और बाप का, जैसे माँ का प्रजनन क्षमता, दूध की कैपेसिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सब देखते हुए उसकी बॉडी लेंथ, हाइट, ये सब देखते हुए उसका प्रजनन चुनाव करना चाहिए सर। तो देखिए कृष्ण जी कान्हा की नगरी में जवाब दे रहे थे। अब किसका जवाब सही है ये विशेषज्ञों को तय करना है। विशेषज्ञ बताएं कि किसका जवाब बिल्कुल सही है और इसका सही उत्तर क्या होगा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। ये सभी किसान बंधुओं ने अच्छे जवाब दिए, लेकिन हमारी नजर में जो पीछे राजेश कुमार जी पालमपुर हिमाचल से हैं, इनका सबसे सटीक जवाब रहा। जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो इनको आपकी तरफ से कब से नवाजा जाए। और साथ में हमारा एक एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि जैसे सभी जानते हैं प्रजनन मतलब आगे की जनरेशन को तैयार करना। तो जैसे जब हम लोग इंसानों में भी जब छांटते हैं दूल्हा दुल्हन को तो पूरा उसका पेरेंटल हम लोग देखते हैं, गुण मिलाते हैं। इसी तरीके से क्योंकि आप लोग इस बिजनेस में हैं तो उसको आगे तक लेके जाना है,
तो जैसा आपने भी बताया, लगातार 2-3 जनरेशन तक उसका पेडिग्री एनालिसिस करके कि उसके माँ बाप का पूरा आकलन करना है, उसके आधार पे दूसरी जरूरी बात कि जो चीज हम छांटने जा रहे हैं उसमें कितने नस्ल के गुण मिल रहे हैं, तो पूरी नस्ल के एक एक गुण की अपने को जानकारी होनी चाहिए। चाहे कान की बात हो, रंग की बात हो, बॉडी स्ट्रक्चर आपने बोला, बॉडी स्कोर बोला, उसकी कद काठी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, तो उसके आधार पे हमें चयन करना चाहिए। और एक बात जो सभी ने चूक की है वो है कि उसकी कोई डिजीज हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब हम लोगों को बिल्कुल समझना है कि हमारे पास जैसे एक आप लोग जानते भी होंगे, आपको जरूर बताया गया होगा, ब्रुसेल्ला एक ऐसी बीमारी है जो कि जूनोटिक है, इंसानों तक जाती है, जानवरों तक जाती है। तो ये भी हमें जरूर ध्यान देना है कि जिसको हम चुन के ला रहे हैं उसकी कोई मतलब पीछे बीमारी का कोई हिस्ट्री ना हो। तो ये मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, निश्चित ही तौर पे बढ़िया प्रजनन कर पाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, राजेश को यहाँ घोषणा हो चुकी है। राजेश जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, इसलिए उनको यहाँ किसान कप से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां राजेश जी के लिए बजा दीजिए। सबसे पिछली पंक्ति में बैठकर भी सही उत्तर देने की ताकत इन्होंने दिखाई है, हिम्मत दिखाई है। आप लोग भी दिखाइएगा, जोरदार तालियां भी बजाइएगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया और इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक। होली के रंग और धूम मचोरी 26 मार्च शाम 4 बजे डीडी नेशनल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच पर आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जो लगातार यहां जारी है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर आप लोग दे रहे हैं और किसान कप के हकदार आप बन रहे हैं, हालांकि विशेषज्ञ तय कर रहे हैं। तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से आपसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोगों को देना है और इसलिए बहुत गौर से आप लोगों को सवाल सुनना है। तो इसलिए सवाल सुनिए और जल्दी से हाथ उठाइए और उत्तर दीजिए और इनाम पाइए। तो जल्दी से आप सुनिए, जो प्रश्न है वो है, कुछ बकरियों की संख्या में गिरावट हो रही है, तो नस्ल संवर्धन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सवाल है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो कौन जानता है इसका उत्तर? जल्दी से हाथ उठाइए। इस मंच पर आपको पूरी इजाजत दी जाती है कि वो अपने उत्तर यहां रखें ताकि लोगों तक, ताकि किसानों तक आपका उत्तर पहुंच सके। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं अमित कुमार हूं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। सबसे पहले तो सर हमें जो बकरियां 2 काम के लिए होती है, एक तो हमारी होती है ब्रीड डेवलपमेंट के लिए, एक होती है हमारी कलिंग के लिए, मीट पर्पज़ के लिए। तो जो हमारी कलिंग के लिए होती है, मीट पर्पज़ के लिए, उसके लिए तो हम किसी भी नर बकरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बात आती है हमारी कि प्योर ब्लड लाइन पे काम करना है, जो एरिया स्पेसिफिक है, तो हमें उस बकरे का जो प्योर ब्लड लाइन है पीछे से, ये ध्यान देना चाहिए कि वो जो बकरा है उसके जो फादर हैं या मदर हैं वो प्योर ब्लड लाइन के हों, ताकि जो हमारे आने वाली नस्ल है, जिस बकरी को हम गाभिन करेंगे, उसके बच्चे हैं वो प्योरिटी के आएँ। जितना ज़्यादा प्योर बकरा होगा हमारा, जैसे बरबरा है, अगर वो 100% ब्लड लाइन का प्योर का होगा, तो अगर हम 70-80% की जो मादा है उसको भी गर्भित करेंगे तो चांसेस हमारे रहेंगे कि ब्लड लाइन जो आगे प्योर आएंगी। और जो है कि आपका सवाल था कि आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, बढ़ इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि हम काम करना चाहते हैं प्योर ब्लड लाइन पे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होता नहीं है कि हमारे पास बकरा है प्योरिटी का नहीं है, तो हम हमारी जो बकरियाँ प्योर नहीं है उसको हम कटिंग के लिए दुकानदार को दे देते हैं। अगर हमारे पास अच्छे बकरे होंगे जो प्योरिटी के होंगे तो हमें उसकी बढ़वार बनाने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए अमित भी अपना जवाब दे रहे थे, हालांकि उनका जवाब कितना सही है विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं, वो तय करेंगे। लेकिन और भी लोगों ने हाथ उठाया था और पीछे से हाथ उठा था, इसलिए हम पीछे जाएंगे और उनसे जानेंगे। जल्दी से खड़े हो जाइए, जिन्होंने हाथ उठाया था वो युवा किसान नजर आ रहे हैं, इसलिए इनसे जानते हैं कि क्या है इनका उत्तर, कितनी जानकारी उनको है। तो आ जाइए इधर और बता दीजिए उत्तर नाम के साथ। मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं बनारस जिला से हूँ।
नस्ल में बकरियों की संख्याओं में गिरावट का एक ही मुख्य कारण है, जो शुद्ध नस्ल ना मिलना हमको। क्योंकि क्या होता है कि जब ब्रीड हम करवाते हैं 70-80% अगर फीमेल शुद्ध नस्ल की है और मेल भी अगर उसी कैटेगरी का है, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो कमज़ोर होंगे, जेनेटिकली वो वेल मॉडिफाइड नहीं हो पाते हैं, ताकि वो मौसम या जो भी तरीके की बीमारियां होती हैं वो झेल नहीं पाते हैं। इस वजह से उसमें गिरावट होती है। और अगर इस चीज़ को सही करना है तो जो हमारे पास शुद्ध नस्ल हैं उनकी अगर बढ़ेंगे संख्या तो उसमें गिरावट में कमी आएगी और बढ़ोतरी हो सकती है संख्याओं में। ठीक है, रंजीत का जवाब है कि शुद्ध नस्ल होनी चाहिए। ये सारी समस्याएं शुद्ध नस्ल की हैं। वो गिरावट जो हो रही है वो शुद्ध नस्ल की वजह से हो रही है। अगर शुद्ध नस्ल होगी तो गिरावट नहीं होगी और नस्लें बढ़ती जाएंगी। लेकिन और भी हाथ उठा रहे थे जो लगातार यहाँ से कोशिश कर रहे हैं अपना उत्तर देने की। बुजुर्ग किसान हैं, उनसे भी जानते हैं। खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मैं श्रीश। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कुछ बकरियां, जहां तक अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिलहाल कुछ नस्ल की बकरियां अगर आप कहते तो हो सकता था कि आपका क्वेश्चन सही था। दूसरी चीज़, नस्ल में सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, AI का ज़माना है। हर जगह जो है इंजेक्शन से जो है वो होता है। ब्रीडिंग को भी आप सही रखिए, अपने आप जो है नस्ल बढ़ेगी। नस्ल की आप बकरियां बढ़ा रहे हैं, नस्ल की बकरियां कम हो रही हैं। जहां तक हमारी नॉलेज है, बकरियों की संख्या हिंदुस्तान में लगातार बढ़ रही है। अभी कल ही की बात है, ओपनिंग सेशन में हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने भी हम लोगों को बताया कि हमारा प्रोडक्शन दिन पर दिन बढ़ रहा है। और हमको CIRG की क्या ज़रूरत है अगर हमारा प्रोडक्शन घट रहा है, हमारी नस्ल कम हो रही है। CIRG की ही जो है देन है, जो नस्ल दिन पर दिन हमारी बढ़ रही है। और भी लोग हैं यहाँ जो किसान हैं जो उत्तर देना चाहते हैं, उन तक भी पहुंचेंगे, उनका भी जवाब लेना चाहेंगे और उनका क्या उत्तर है ये भी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उत्तर दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि कुछ प्रजातियां हैं जिसमें गिरावट हो रही है, तो सबसे अच्छी जो प्रजाति है जमुनापारी है, उसमें ना के बराबर गिरावट हो रही है, उसमें बच्चा अच्छा देने की कैपेसिटी है। प्रदीप ने भी जवाब दिया है और उनका जवाब कितना सही है अब हम विशेषज्ञों से ही ये जानेंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में बने हुए, मैं आप पर छोड़ दूँ। देखिए, जब हम पशु प्रजनन की बात करते हैं तो उसमें क्रॉस ब्रीडिंग का एक योगदान रहा है। और क्रॉस ब्रीडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बिना अगर गाय की बात करें तो कभी संपन्न हुई नहीं। आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपकी बकरियों में भी चल रही है, लेकिन इतना अधिक हम नहीं कह सकते कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कारण हमारी जो जातियां हैं उनकी संख्या में कमी होती चली गई। कमी के 2-3 मुख्य कारण रहे हैं। एक रहा है जो हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस थी, उसके अनुरूप जो जो ब्रीड्स हमको अच्छी लगी हम उनको बढ़ावा देते चले गए, और जो इकोनॉमिक एनालिसिस के दौरान ऐसा देखा गया कि इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनकी संख्या में कमी आती हुई चली गई। रिजल्ट ये हुआ कि कुछ जातियां ऐसी हैं कि बिल्कुल ऐसी स्थिति में आकर के खड़ी हो गई कि जिनको कई बार रिवाइव करना भी बड़ा मुश्किल है, मतलब दोबारा लाना भी मुश्किल है। जबकि सच्चाई प्रकृति के साथ में डिफरेंट है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई वस्तु जो आज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 20 साल बाद इतनी इम्पोर्टेंट बन जाए कि जिसको याद किया जाए। इसलिए ये हमारी सब धरोहर हैं और हर प्रकार की धरोहर को सुरक्षित रखना ये हमारा कर्तव्य है। अभी मैंने पहले बात कही थी, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से ब्रीड्स का डेवलपमेंट हुआ है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर जाति उस जोग्राफिकल एरिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है, तभी तो वहाँ पर डेवलप हुई। इकोनॉमिक एनालिसिस के आधार पर हमने उसको नकारा, लेकिन नकारने की जगह आवश्यकता इस बात की थी कि हम उसको इम्प्रूव करते। अगर इम्प्रूव करते तो दिनों दिन वो इम्प्रूव होती चली जाती और आज वो दुर्दशा का दिन हमको ना देखना पड़ता। काफ़ी किसान भाइयों ने कोशिश की, लेकिन जो सबसे अच्छा जवाब था वो उन भाई साहब का था, श्रील जी का। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और अपना जो कप है वो दूरदर्शन से प्राप्त करें। श्री से आइए, जोरदार तालियां बजाइए श्री चंद जी के लिए। उन्होंने सही उत्तर दिया है और इनको दिया जाता है किसान कप। बहुत शुक्रिया श्री चंद जी, आपका सही उत्तर था, आपने सही उत्तर दिया और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार क्योंकि सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं तो इसलिए बहुत गौर से सवाल सुनिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इसका उत्तर दे पाएं और कोशिश कर पाएं कि उनके पास जो जानकारी है वो दर्शकों तक, अपने किसान भाइयों तक साझा कर पाएं। तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक और सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो देखिए, ये बहुत इजीली क्वेश्चन है जो आपको यहाँ जहां आप बैठे हैं उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपने सही उत्तर दिया तो यहाँ किसान कब से नवाजा जाएगा। तो देखिए, सवाल आप सुनिए, बर्बरी बकरी की नस्ल किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको बताना है। बर्बरी बकरी की नस्ल किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, पीछे जो बैठे लोग हैं वो भी बता सकते हैं। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है बर्बरी बकरी की नस्ल, जल्दी से हाथ उठाइए। यहाँ किसान भाई बहन सब मौजूद हैं, हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि किसके पास सही जानकारी। तो देखिए, यहीं से शुरुआत करते हैं। पीछे यहाँ लोग लगातार किसान भाई हाथ उठा रहे हैं, उनके पास हम आएंगे। तो जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए। सर, मेरा नाम बबलू है, मैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ और जो अपनी बाबरी नस्ल है ये मथुरा में मेरे ख्याल ज़्यादा पाई जाती है। बबलू मथुरा क्षेत्र बता रहे हैं, बैठिए। तो मथुरा में मौजूद है और वो मथुरा के लिए ही उन्होंने ये जवाब दिया है। हालांकि और भी किसान भाई बहन हैं जो यहाँ बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। हालांकि उधर से भी इस बार लगातार हाथ उठ रहा है, तो उन तक भी पहुंचेंगे, उनका भी उत्तर हम जानेंगे कि क्या उनके पास सही जानकारी है या नहीं। नाम? मैं रवि, आगरा का रहने वाला हूँ। बर्बरी के मामले में जो है सबसे ज़्यादा मथुरा में ही पाई जाती है और आप मखदूम में भी देख सकते हैं, ज़्यादा जो क्षेत्र है वो मथुरा में पाया जाता है। बैठिए बैठिए। तो देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं। रवि ने भी यहाँ जवाब दिया है, और भी किसान भाई बहन हैं जो बता सकते हैं। और भी कोई हाथ उठाए और जल्दी से बताए, तो जल्दी से बिना किसी संकोच के हाथ उठाइए और बताइए। लगातार यहाँ जो मौजूद हैं, देखिए। मैं मानचंद फतेहपुर सीकरी से हूँ जी। आगरा और मथुरा में पाई जाती है। तो देखिए, आगरा और मथुरा, मानिकचंद भी किसान हैं, पशुपालन कर रहे हैं, बकरियां पाल रहे हैं और इसीलिए वो भी जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ और भी लोग हैं जो हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। और इस बार उधर भी किसान हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन अभी हम आगे आते हैं और उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि लगातार वो हाथ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसलिए खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उत्तर दीजिए। सर, मेरा नाम सोनू पाल है, करनाल हरियाणा से हूँ और मैं पाल कमर्शियल गोट फार्म से हूँ। और ये बर्बरी प्रजाति की आगरा, मथुरा, धौलपुर और अलीगढ़, हाथरस में पाई जाती है। ठीक है। तो देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं। बैठिए, आपने भी कोशिश की है और भी किसान भाई बहन हैं जो लगातार हाथ उठा रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप हाथ उठा रहे थे, खड़े हो जाइए। तो देखिए, यहाँ ये बहन भी हाथ उठा रही थी, लगातार बताने की कोशिश। रेखा चौधरी बाड़मेर से। जो बर्बरी की बात हो रही है वो यूपी के कुछ रीजन्स है, जैसे कि ये मथुरा, आगरा, इटावा वगैरह इधर के रीजन्स है, और थोड़े जो है एमपी की तरफ है, और थोड़ा सा रीजन राजस्थान में भी ये पाई जाती है। तो देखिए, रेखा बहन ने भी कोशिश की है और उन्होंने भी उत्तर दिया है। हालांकि लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और एक हाथ जो लगातार पीछे से उठ रहा है, उनसे भी कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके पास क्या उत्तर है। जल्दी से आ जाइए, नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए। मेरा नाम शादाब अहमद है, आगरा से बिलोंग करता हूँ मैं। और बर्बरी बकरी जो है वो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो आगरा, इटावा, एटा, मथुरा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है बर्बरी बकरी। तो देखिए, शादाब भी किसान हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, वो भी कोशिश उन्होंने की है। उनका कहना आगरा, इटावा, एटा, मथुरा, यहाँ सबसे ज्यादा ये नस्ल पाई जाती है। लेकिन विशेषज्ञ लगातार इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं, वो ये बताएंगे कि कहाँ ये नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है और साथ ही ये भी बताएंगे कि किसका जवाब जो है बिल्कुल सही और सटीक है। ये जो बर्बरी नस्ल है ये आजकल पूरे भारत में मिलनी शुरू हो गई है, और ये वैसे इसके मुख्यतः जो क्षेत्र था वो ब्रिज क्षेत्र माना जाता था, और अलीगढ़ और एटा इस एरिया के साथ मथुरा, आगरा, इन क्षेत्र में इसका ओरिजिनल प्लेस है। उसके बाद यहाँ से ये बकरी आगे बहुत सारे दूसरे प्रांतों में भी चली गई है, जैसे कि एक किसान ने बताया कि राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, और इवन अब तो कर्नाटका तक भी है। हम लोगों ने यहाँ पे बर्बरी प्रक्षेत्र में रहते हुए यहाँ पे एक मल्टीप्लायर फ्लॉक स्कीम शुरू की थी, जिसके अंदर हमने लगभग 50 से ज़्यादा किसानों को बर्बरी के जानवर दिए, और वो लोग लगभग 11 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कार्य कर रहे हैं।
तो ये बर्बरी अब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यूपी की ब्रीड रह गई है, ये बढ़कर काफ़ी बड़े क्षेत्र में भारत देश में पाई जा रही है और इसके अच्छे ग्रोथ रेट आती है, इसमें दूध भी अच्छा देती है, मीट के लिए भी है और इसमें सबसे अच्छा है कि इसके 2 बच्चे देने की क्षमता बहुत अधिक है। इसलिए इसमें मैं मानता हूँ कि सोनू पाल ने सटीक आंसर दिया है, इसका जवाब दिया है। सोनू पाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सोनू पाल ने जवाब सही दिया है, इसलिए उन्हें नवाजा जाता है किसान कप से। एक बार फिर से सोनू पाल के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया सोनू सही जवाब देने के लिए। और आपसे एक और सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना है, और अगर सही जवाब आपने दिया तो आप जानते हैं कि आपको जो है यहां किसान कप से नवाजा जाएगा। तो आपसे ये जो क्वेश्चन है अब एनएलएम स्कीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसको पता होगा वो किसान कप का हकदार यहां बनेगा। तो देखिए एनएलएम स्कीम से किसानों को क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए उत्तर आप लोगों को देना है। तो देखिए लगातार हम आपसे कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जवाब मिले, ताकि आपकी जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंच सके, वो किसान भाइयों तक, हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। एनएलएम स्कीम से किसानों को क्या लाभ पहुंच रहा है, जल्दी से हाथ उठाइए। देखिए किसान बहन भी यहां मौजूद हैं, किसान भाई भी यहां मौजूद हैं, हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए हाथ उठ गया है और इसलिए उनसे ही जानेंगे। नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं आगरा से हूँ। एनएलएम स्कीम किसानों के लिए है, जिसमें 50% सब्सिडी दी जाती है किसानों के लिए। जो उसके क्राइटेरिया पूरे करेगा उनको सब्सिडी मिलती है। तो देखिए उन्होंने कोशिश की है। प्रदीप भी यहाँ आगरा से आए हैं, बैठे प्रदीप ने कहा कि जो क्राइटेरिया फिल करेगा, हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सब्सिडी दी जाती है 50%, और अगर उसका जो क्षेत्र है, उनकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा, क्राइटेरिया फुल करेगा, तो उसको ये फायदा पहुंचेगा जो 50% का प्रदीप बताते हुए नजर आए। एक बार फिर से आगे से ही हाथ उठा है और आगे ही हम आएंगे, तो इसलिए उनसे ही जानेंगे। खड़े हो जाइए। सर मेरा नाम मोहम्मद असलम खान है, बुंदेलखंड नेचुरल्स बांदा उत्तर प्रदेश से हूँ। जो ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के नाम से जाना जाता है, इसमें विशेष रूप से जो छोटे पशु हैं, इनमें भेड़, बकरी, इसमें सूअर भी शामिल किया गया है। इनके पालन के लिए बढ़ावा देने के लिए नए पशुपालकों को इसमें 100 बकरियों की यदि हम बात करें, भेड़ की बात करें तो 100 + 5 यानी कि 100 मादा और 5 नर। इसी तरीके से 200 मादा और 10 नर, 300 मादा और 15 नर, 400 + 20 और 500 + 25 बकरियों के या भेड़ के पालन के लिए 10 लाख रुपए से लेकर के अधिकतम 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। और इसी तरीके से इस योजना में एलएनएम में फीड बनाने के लिए अगर आप उद्यम लगाना चाहते हैं पशुपालन के लिए, तो उस फीड के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। इसमें मुर्गी पालन के लिए भी सब्सिडी दी जाती है, और वर्तमान में इसमें खच्चर और भेड़ के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान लागू किया गया है, जिसमें नए पशुपालक आकर के लाभ ले सकते हैं और एक नया उद्यम अर्जित कर सकते हैं। बैठिए असलम। तो देखिए विस्तार से असलम ने बताने की कोशिश की है, और भी लोग हैं जो आगे से हाथ उठा रहे थे, खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं। अपना नाम बताइए और उत्तर दीजिए। मेरा नाम दीपक पाटीदार है, मैं गोट वाला फार्म के नाम से मेरा फार्म मध्य प्रदेश में है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो स्कीम है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जिसका नाम है, इसके अंतर्गत 5 प्रकार की योजनाएं भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है। इसमें अलग अलग योजनाओं में 50% अनुदान प्राप्त होता है, जिसमें पहली भेड़ और बकरी के लिए है, जिसमें आप 100 से लेकर 500 की इकाई स्थापित कर सकते हैं, जिसमें 10 लाख से लेकर 50 लाख तक अनुदान और इकाई लागत 1 करोड़ तक आप कर सकते हैं। दूसरी इसमें पोल्ट्री की स्कीम है, जिसकी लागत करीब 60 लाख रुपए है, जिसमें आपको 30 लाख अनुदान प्राप्त होगा। तीसरी इकाई इसमें जो है फीड मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें 1 करोड़ तक की लगा सकते हैं और उसमें 50 लाख अनुदान प्राप्त होगा। चौथी इकाई सुअर पालन की है, जिसमें आपको 25 लाख रुपए अनुदान प्राप्त होगा, इकाई लागत 50 लाख है। और 5वीं यूनिट आप फीड यूनिट कोई भी लगा सकते हैं, जिसमें पशुपालन से संबंधित आप दाना बनाने की इकाई लगा सकते हैं, उसमें भी आपको अनुदान प्राप्त होगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर एनएलएम उद्यमित्र करके पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सारी प्रक्रिया इसमें ऑनलाइन चलेगी। इसमें आपकी जो प्रदेश की कमेटी है, उससे आपका प्रकरण जो है वो चेक करा के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर आपको ऑनलाइन माध्यम से सब्सिडी प्राप्त होगी, और ये बहुत ही अच्छी योजना है, किसानों को इसका लाभ अधिक से अधिक लेना चाहिए। दीपक ने देखिए कोशिश की है, बैठिए दीपक। तो वो बता रहे थे कि किस तरह से इकाइयों की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से एनएलएम स्कीम का फायदा किसानों को पहुंच रहा है, किस तरह से
हम इसका लाभ उठा पा रहे हैं, यानी किसान भाई लाभ उठा पा रहे हैं। तो एनएलएम स्कीम के बारे में लोग यहां बता रहे थे, किसान भाई लगातार बता रहे थे। हालांकि किसने सही बताया, विशेषज्ञों को तय करना और बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों और हमारे किसानों तक उनको देनी है। ये जिम्मेदारी आप पर सर। जहाँ तक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की बात है तो अनेक वर्षों से हम इस कार्यक्रम को समन्वित किए हुए हैं और बेसिकली इसके 3 उद्देश्य हैं। एक है ब्रीड इम्प्रूवमेंट, दूसरा फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट और तीसरा है एक्सटेंशन और इनोवेशन, जिसके अंतर्गत किसानों को अनेक प्रकार के लाभ इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। और ये मोटे तौर पर 4 स्पीसीज़ के लिए लागू है: भेड़, बकरी, मुर्गी और सुअर। हमारे सभी किसान भाइयों ने काफ़ी प्रयास किया एक अच्छा जवाब देने के लिए, लेकिन श्री दीपक जी का जो जवाब था वो शायद अपने आप में सबसे ज़्यादा उपयुक्त था। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि इन्हीं को इस दूरदर्शन के कप के जो एक आपका एक ऑनर है उसको दिया जाए। तो देखिए, जिन्होंने सही जवाब दिया था वो कप के हकदार बन चुके हैं। आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था, इसलिए इन्हें दिया जाता है किसान कप। तो डायरेक्टर साहब यहां लगातार विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि युवा बकरी पालन से भाग रहे हैं आजकल, कोई संदेश उनको देना चाहेंगे आप? पहले इसको बकरी को एक छोटे स्तर पे ही लोग पालते थे, परंतु अब पिछले कुछ समय से इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह आगे लेके जा रहे हैं। व्यावसायिक बकरी पालन के क्षेत्र की तरफ आगे लोग बढ़ रहे हैं। इसमें युवाओं का योगदान बहुत बड़ा है और किसानों के लिए बहुत सारी सरकार ने स्कीमें भी शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत वो इसमें आगे काम कर सकते हैं। और मैं इस संदेश के साथ कहना चाहूँगा कि हर घर बकरी धन, और बकरी को हमेशा हम लोग ATM कहते हैं, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मीट, एनी टाइम मिल्क। और इससे आपको एक बिजनेस मॉडल की तरह, चाहे आप बकरी के दूध का बिजनेस मॉडल कीजिए, चाहे बकरी के मीट के लिए कीजिए, या आप ब्रीडिंग एनिमल्स के लिए ट्रेडिंग का काम कीजिए, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मैं युवाओं को कहूँगा कि आप उनका अनुकरण कीजिए और इस बकरी व्यवसाय को अपनाइए। सवालों का जो सिलसिला है वो पूरा हुआ, इसलिए तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जोरदार तालियां एक बार फिर से विशेषज्ञों के लिए, और जोरदार तालियां अपने लिए बचाइए, क्योंकि आप लोग इस मंच पर पहुंचे और अपनी बात आप लोगों ने रखी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल नई जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। होली है फगुनवा में रंग रच रच बरसे, फगुनवा में रंग रच रच बरसे, फगुनवा में रंग रच रच बरसे, फगुनवा में रंग रच रच
होली के शुभ अवसर पर रंग रच रच बरसे देखें 25 मार्च प्रातः 10 बजे डीडी नेशनल पे। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।